Hello everyone. We'll begin with first topic under Unit 1, Semester 1 of Environmental Studies. The name is Environment and Ecosystem. Under this, today we'll start with environment. Under this, we have to discuss about what is the meaning of environment, what are the types and features of environment, basic reasons of environmental destruction, importance of environmental studies, and components of environment. या पर्यावरण या पाठामध्ये आपल्याला पर्यावरण म्हणजे नेमकं काय आहे याचा अर्थ जाणून घ्यायचा आहे, त्याचे प्रकार आणि वैशिष्ट्य जाणून घ्यायचे आहेत, पर्यावरण ऱ्हासाची मूलभूत कारणं काय आहेत याचा अभ्यास करायचा आहे, पर्यावरण अभ्यासाचे महत्त्व काय आहे आणि पर्यावरणाचे घटक काय आहेत याबद्दल चर्चा करायची आहे. सो व्हॉट इज एन्व्हायरमेंट? इट इज नथिंग बट अ सराउंडिंग, दॅट इज अ सेट ऑफ सराउंडिंग इंक्लूडिंग फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल फैक्टर्स. अपने सराउंडिंग में जो कुछ फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल फैक्टर्स है वो सारे मिलके जो रहता है उसे हम एनवायरनमेंट कहते हैं. एंड इट पोजेस डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इफेक्ट ऑन लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर एक्टिविटी. ये जो एनवायरनमेंट है जिसमें फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल फैक्टर्स है वो कहीं ना कहीं तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स पे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इम्पैक्ट बताते हैं. से फॉर एग्जांपल let us consider biological factor. So if you resides beside the say garbage area जहाँ पे डंपिंग होता है, तो वहाँ से आने वाली बदबू या वहाँ से जो कुछ एक अनप्लीजेंट एनवायरनमेंट क्रिएट होता है उसका इफेक्ट अपने पे हो जाता है. If you are staying nearby a polluted area, so it also poses direct or indirect effect on our activity. Okay, जीवितांच्या सभोवती असलेल्या भौतिक, रासायनिक आणि जैविक घटकांचा जीवितांवर आणि त्यांच्या हालचालींवर होणारा प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष परिणाम, आणि ह्या सर्व परिणामांना कारणीभूत असलेले घटक म्हणजे जैविक, रासायनिक आणि भौतिक घटक यांचं एकत्रीकरण म्हणजे पर्यावरण. Now, there are basically two types of environment, namely natural environment and artificial or man-made environment. जो कुछ naturally occurring है that is called natural environment, जिसमें human interference नहीं होता है, and natural environment को alter करके जो कुछ बनाया जाता है that is called artificial environment, that is also called as man-made environment. पर्यावरणाचे मूलभूत दोन प्रकार आहेत, निसर्ग निर्मित म्हणजेच नैसर्गिक पर्यावरण आणि मानव निर्मित म्हणजे कृत्रिम पर्यावरण. हम लोग यहाँ पे एग्जाम्पल दे सकते हैं, जैसे कि फॉरेस्ट है तो फॉरेस्ट इज अ नेचुरल एनवायरनमेंट, वेयर एज गार्डन इज अ artificial environment. Now, what are the features of environment? Environment changes according to time and place. जैसे टाइम बदल जाता है और प्लेस बदल जाता है उस तरह से एनवायरनमेंट भी बदल जाता है. आप कोल्ड कंट्रीज में जाएंगे तो वहाँ का एनवायरनमेंट और हॉट कंट्रीज में जाएंगे तो वहाँ का एनवायरनमेंट अलग अलग होता है और इसका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इफेक्ट अपने पे होता है. Consider if you are staying at Kashmir, so the climate is very cold, so you have to wear sweaters and all the guarding clothes over there, whereas आप मुंबई एरिया में रहते हैं या अपने यहाँ पे रहते हैं तो ह्यूमिड कंडीशन होती है, तो हमें हालांकि रोज स्वेटर डालना नहीं जरूरी होता है. विंटर सीजन में हम स्वेटर पहनते हैं, वेराज समर सीजन में हम स्वेटर नहीं पहनते, रेनी सीजन में हम रेनकोट पहनते हैं. तो जिस तरह से एनवायरनमेंट चेंज हो जाता है उस तरह से अपनी एक्टिविटीज भी बदल जाती है, क्योंकि हम पे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इम्पैक्ट ये बातें करते हैं. इट प्लेज अ वाइटल रोल इन इकोनॉमिक ग्रोथ एंड सर्वाइवल ऑफ लिविंग थिंग्स. जैसे
एन्व्हायरमेंट का पार्ट है रिसोर्सेस, नॅचरल रिसोर्सेस. एन्व्हायरमेंटमध्ये, पर्यावरणामध्ये नैसर्गिक साधन संपत्ती आहे. त्याचा आपल्या गरजेनुसार आणि आपल्या ज्ञानाने, कौशल्याने जे काही मानव वापर करून घेतो आणि त्यातून कुठेतरी आर्थिक विकास घडवून आणतो. म्हणून एन्व्हायरमेंट किंवा पर्यावरण हे आर्थिक विकास घडण्याच्या दृष्टीने फार महत्त्वाचं साधन बनलं आहे. Every person studies environment looks from his point of view. For example, farmer thinks about climate, rain, fertilizer, soil, crop, etc. And industrialist thinks about location, transportation, market, etc. यहाँ पे हम क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हम सब अपने अपने हिसाब से एनवायरनमेंट का ऑब्जर्वेशन करते हैं, उसको यूज़ करने की कोशिश करते हैं. इसके लिए हमने एग्जाम्पल यहाँ पे डिस्कस किया है. जैसे फार्मर क्या करता है, उसका काम है क्रॉप फार्मिंग करना. तो वो कौन सा क्रॉप लेना है, सॉइल का कंडीशन क्या है, उसे क्या फर्टिलाइजर यूज़ करना है, कौन से क्लाइमेट में उसको फार्मिंग करना है, ये सारी बातें वो सोचता है अकॉर्डिंग टू हिज पॉइंट ऑफ व्यू. लेकिन अगर इंडस्ट्रियलिस्ट है तो उसे क्लाइमेट का, रेन का, फर्टिलाइजर का, सॉइल का, क्रॉप का कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं होती. वो क्या सोचता है कि जो कुछ मेरा प्रोडक्शन है वो किस लोकेशन में मुझे प्रोड्यूस करना है, वहाँ से ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी होगी या नहीं, मार्केट फैसिलिटी होगी या नहीं, कस्टमर मुझे या कंज्यूमर मुझे अवेलेबल होंगे या नहीं. वो उस तरह से एन्व्हायरमेंट को देखने की कोशिश करेगा. म्हणून आपण इथे काय म्हटलंय, काळ आणि स्थानानुसार पर्यावरण बदलत असते. आर्थिक वृद्धी आणि जीवितांच्या जगण्यात पर्यावरणाची फार महत्त्वाची भूमिका असते. हे आता आज आपण बोललो. प्रत्येक व्यक्ती पर्यावरणाकडे आपापल्या दृष्टिकोनातून बघतो. बेसिक रिझन्स ऑफ एन्व्हायरमेंटल डिस्ट्रक्शन. आपल्याला काय बघायचं आहे की काय अशी मूलभूत कारणं आहेत की ज्याच्यामुळे पर्यावरणाचा ऱ्हास होतो. तर फर्स्ट and most important reason of environmental destruction is we can say human being. It produces, it utilizes, and he also transform the natural resources and somewhere exploiting the natural resources which poses environmental destruction. म्हणजेच आपण मानव उत्पादन करणारा, वापर करणारा किंवा परिवर्तन घडवून आणणारा, या अनुषंगाने मानव काय करतो, तर नैसर्गिक जी काही साधन संपत्ती आहे तिचा अतोनात ऱ्हास करत असतो. आणि या ऱ्हासामुळे काय होत आहे की कुठेतरी एन्व्हायरमेंटल डिस्ट्रक्शन दिसून येते आपल्याला. एक्झाम्पल्स आपण बघू शकतो की डिफॉरेस्टेशन ॲक्टिव्हिटी होते, कुठेतरी एन्व्हायरमेंटल डिग्रेडेशन होतं ह्या कारणामुळे. डिफॉरेस्टेशन झालं तर कुठेतरी क्लायमेट चेंज होत आहे, क्लायमेट चेंज झालं तर मग त्याचं सफरर कोण असतं, तर मेजॉरिटी ह्युमन बीइंग. देन द अदर रिझन्स आर पॉप्युलेशन एक्सप्लोजन. लोकसंख्या वृद्धी जी आहे ती कुठेतरी पर्यावरण ऱ्हासाला एक कारण बनते. कारण जर लोकसंख्या वाढली तर रिसोर्स अवेलेबिलिटीनुसार रिसोर्सवर ताण येतो, रिसोर्स डिस्ट्रक्शन व्हायला सुरुवात होते आणि मग हळूहळू पर्यावरणाचा ऱ्हास होत राहतो. जैसे आपने अगर देखा होगा तो जो फॉरेस्ट रिसोर्स अवेलेबल था इंडिया में ड्यूरिंग एंशिएंट टाइम, वो अभी नहीं रहा. अब हालांकि से 14% to 12% फॉरेस्ट अवेलेबल रहा अपने यहाँ पे, उतना सारा डिस्ट्रक्शन इंडिया में हुआ है. क्यों? तो लैंड यूज पैटर्न बदल गया. लैंड यूज पैटर्न क्यों बदल गया? तो पॉपुलेशन बढ़ गया, इसलिए धीरे धीरे डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ होने लगी, एडवांसमेंट होने लगा टेक्नोलॉजीज़ में, अलग अलग टेक्नोलॉजीज़ आने लगे. द बेस्ट एग्जांपल ऑफ दिस एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी, you might have seen the movie अक्षय कुमार 2 और रोबोट. उसमें मोबाइल टावर्स का इम्पैक्ट किस तरह से हो जाता है बर्ड्स पे या लिविंग ऑर्गेनिज्म पे, वो दिखाने की उन्होंने कोशिश की है. तो
जैसे टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हो जाता है, वेस्ट जनरेट हो जाता है, और वेस्ट जनरेट होने की वजह से एनवायरनमेंट को डिस्ट्रक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ह्यूमन नॉलेज जैसे बढ़ते गया, उस तरह से उसने रिसोर्स को यूज करने का, यूटिलाइज करने का या ट्रांसफॉर्म करने का उसके हिसाब से कोशिश की, एंड बिकॉज ऑफ दैट समवेयर एनवायरमेंटल डिस्ट्रक्शन टुक प्लेस। नाउ व्हाई वी हैव टू स्टडी एनवायरमेंट? एनवायरमेंट का स्टडी हमें क्यों करना है? तो हमें कहीं तो रिलेशनशिप क्या है ह्यूमन बीइंग में और एनवायरमेंट में, हम सदियों से इस एनवायरमेंट में रहते आए हैं, तो कहीं तो हम एक पॉजिटिव रिलेशनशिप से रहने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए हम अब तक सस्टेन है। तो किस तरह से हमें और ये रिलेशनशिप मजबूत करनी है, क्या करना होगा हमें, ये सारी बातें जानने के लिए हमें एनवायरमेंटल स्टडीज जरूरी है। To make best use of environment in such a way that there is no or less damage, हमें क्या देखना है कि हमें रिसोर्स का तो यूटिलाइजेशन करना है, लेकिन इस तरह से यूटिलाइजेशन करना है कि उसके वजह से एनवायरनमेंट को हानी ना पहुंचे या कम हानी पोहोचे, पर्यावरणाला हानी न करता किंवा कमी प्रमाणात पर्यावरणाचा ऱ्हास करून आपल्याला काय करायचं आहे, तर विकास घडवून आणायचा आहे, पर्यावरणाचा वापर योग्य प्रकारे करून घ्यायचा आहे, आणि त्यातूनच आपल्याला काय साधायचं आहे, तर चिरस्थायी विकास, जिसे हम कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट ये ऐसी बात है या ऐसा डेवलपमेंट है जिसमें एक जनरेशन रिसोर्स यूटिलाइजेशन इस तरह से करता है कि अगले जनरेशन के लिए रिसोर्स अवेलेबिलिटी रहे। हमें जो वाटर रिसोर्स है या लैंड रिसोर्स है या एनी अदर रिसोर्स, एनर्जी रिसोर्स, हमें इस तरह से यूज़ करने हैं कि अगले जनरेशन में भी लोग उसका इस्तेमाल कर सके, ना कि हम ग्रीडीनेस के वजह से ज़्यादा उसका यूज़ कर सके। अभी हम जो रिसोर्स यूटिलाइजेशन कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल एनर्जी रिसोर्स इन टर्म्स ऑफ पेट्रोलियम, तो हर एक के पास अपने यहाँ पे व्हीकल तो होता है, और हर रोज़ हम व्हीकल पे घूमते हैं। हम व्हीकल शेयर नहीं करते, अलग अलग अकेले होंगे तो भी अपने व्हीकल में अकेले जाते हैं। उसके वजह से क्या हो रहा है, तो कहीं तो बहुत प्रेशर आ रहा है ये एनर्जी रिसोर्स पे, और अगले कुछ सालों में इसे दिखाई देगा कि एनर्जी अवेलेबल ही नहीं है, पेट्रोलियम अवेलेबल ही नहीं है। अगर पेट्रोलियम अवेलेबल नहीं हुआ तो फिर आगे के जनरेशन को व्हीकल सिर्फ पिक्चर में देखने मिलेंगे कि पहले जनरेशन में इस तरह से व्हीकल चलाया जाता था। या वाटर रिसोर्स हम इस तरह से एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कि ऐसे कहा जाता है कि अगर आगे वॉर होगा तो इट इज़ बिकॉज ऑफ वाटर स्कैरसिटी। तो हमें क्या करना है कि इस सारे जो कुछ रिसोर्सेस है एनवायरनमेंट में अवेलेबल, उसको इस तरह से यूज़ करना है सस्टेनेबल वेज में, ताकि अगले जनरेशन में वो अवेलेबल रहे। इट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड विजडम of tradition and culture, but also questions traditional practices or religious beliefs that are harmful to environment। यहाँ पे दो बातें हैं, दोन गोष्टी आपल्याला इथे बघायच्या आहेत की आपल्या काही रूढी परंपरा आहे, संस्कृती आहे, त्यामध्ये आपण पर्यावरणाची पूजाही करतो, पर्यावरणाचा आदर करतो, पण कुठेतरी अशा काही नको असलेल्या धार्मिक श्रद्धा आणि समजुती आहेत की ज्यामुळे आपण कुठेतरी पर्यावरणाचा ऱ्हास करण्यासाठी कारणीभूत ठरतो। आपण एका बाजूला पर्यावरणाची पूजा करतो, आपल्या संस्कृतीमध्ये, हिंदू संस्कृतीमध्ये आपण झाडाची पूजा करतो, आणि दुसऱ्या बाजूला आपण दुसऱ्या सणामध्ये झाडालाच जाळतो, होळी फॉर एक्झाम्पल। तर ह्या काही ज्या गोष्टी आहेत त्या आपल्याला जाणून घ्यायच्या आहेत। आपल्या हिंदू संस्कृतीमध्ये प्रत्येक घराच्या बाहेर गावामध्ये बघाल तर तुळशीचं रोप लावलं जातं, तुळशी वृंदावन असतं। ह्याच्या पाठी कारण काय असतं, तर ये जो तुलसी है, इट इज सेड दैट इट फिल्टर्स एयर,
मग आपल्याकडे जे काही हवा खेळती राहणार आहे घरात ती शुद्ध होऊन यायला पाहिजे, म्हणून आपण दारामध्ये तुळशी वृंदावन लावतो. वटपौर्णिमेला आपण वडाच्या झाडाची पूजा करतो, पण होळीला आपण झाडांच्या फांद्या किंवा झाडं जाळतो. दसऱ्याला आपण शमीच्या पानांची पूजा करतो, शमीची पानं वाटतो सोनं म्हणून, पण दुसऱ्या दिवशी तोच कचरा होऊन जातो. तर ह्या ज्या काही धार्मिक श्रद्धा समजुती आहेत त्याला कुठेतरी आपल्याला थोड्याफार प्रमाणात बदल घडवून आणायचे आहेत त्यांच्याबद्दल, की जेणेकरून आपण पर्यावरणाचा ऱ्हास कमी करू. इट लुक्स इन टू इश्यूज रिलेटेड टू एन्व्हायरमेंट अँड डेव्हलपमेंट, म्हणजेच पर्यावरण आणि विकास या गोष्टींचाही पर्यावरणाच्या अभ्यासामध्ये आपल्याला भाग म्हणून अभ्यासायचा आहे. पण ते होताना म्हणजे डेव्हलपमेंट तर करायचं आहे, विकास घडवून आणायचा आहे, पण एन्व्हायरमेंटला कमी हानी कशी पोहोचवता येईल ह्याबद्दल बघायचं आहे. ज्या काही लिंग वर्ग ग्रामीण शहरी साधनांचा असमान वाटप या संबंधातील सामाजिक वाद आहेत ते आपल्याला जाणून घ्यायचे आहेत. हमें देखने हैं अलग अलग टाइप के कॉन्फ्लिक्ट होते हैं. फॉर एग्जांपल जेंडर क्लास पे से कॉन्फ्लिक्ट होता है कि इट इज बिकॉज ऑफ वुमन एनवायरमेंट गेट डिस्ट्रक्टेड. इसका रीज़न ये है की तुम्ही खूप जणांनी बघितलं असाल की जंगलातून सरपण किंवा आपण जे काही काट्या सुकलेल्या काट्या काड्या वगैरे घेऊन येतो ज्याने चूल पेटवायची असते, तर ह्यामुळे असं म्हटलं जातं की बायकांमुळे जंगलतोड जास्त होते. तर हे जे काही जेंडर वाईज कॉन्फ्लिक्ट आहेत, सामाजिक वाद आहेत, ते आपल्याला दूर करायचे आहेत. रुरल आणि अर्बन एरियामध्ये जे काही अनइक्वल डिस्ट्रीब्युशन आहे कसलं साधन संपत्तीचं, त्याच्यावर आपल्याला विचार करून त्याचा समान वाटप कसं करता येईल की सर्वांना उपभोग त्याचा घेता येईल याबद्दल अभ्यास करण्यासाठी ह्या गोष्टी समजून घेण्यासाठी आपल्याला पर्यावरणाचा अभ्यास करणं महत्त्वाचं आहे. नाउ कंपोनंट्स ऑफ एन्व्हायरमेंट म्हणजेच काय, पर्यावरणाचे घटक काय आहेत. देर आर टू कंपोनंट्स, नॅचरल कंपोनंट और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज फिजिकल कंपोनंट, म्हणजेच नैसर्गिक किंवा प्राकृतिक पर्यावरणाचा घटक, अँड मॅनमेड. मॅनमेड विल बी अवेलेबल ऑन नेक्स्ट स्लाइड. Let us discuss about natural or say physical component. Under this there are two subcomponents, non-living or abiotic component ज्याला आपण अजैविक घटक म्हणतो, and living or biotic component ज्याला जैविक घटक म्हणतो. All these components somewhere are responsible for economic growth and that to developmental activities. Let us discuss one by one. We'll begin with non-living or abiotic component. अजैविक कंपोनंट मध्ये आपल्याला काय काय आहेत, घटकांमध्ये काय काय आहे ते बघायचं आहे. So there are altogether 7 subcomponents under non-living, and those are location, topography, size and shape of country, climate, coastal line, minerals and soil. So लोकेशन किस तरह का है, कहाँ पे है, टोपोग्राफी किस तरह की है लैंड की, क्लाइमेट कैसा है, कितना एरिया है कंट्री का, कोस्टल लाइन किस तरह की है, मिनरल्स एंड सॉइल का टाइप क्या है या उसका क्वालिटी क्या है, ये सारी बातें डिसाइड करती है समवेयर लिविंग और लिविंग कंपोनेंट का और अल्टीमेटली इकोनॉमिक ग्रोथ का रहना. ठीक है. से फॉर एग्जांपल लोकेशन. अब देर आर टू टाइप्स ऑफ लोकेशन बेसिकली, एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव. अब जब एब्सोल्यूट का बात हम करते हैं तो हम लैटिट्यूड लॉन्जिट्यूड के बारे में सोचते हैं कि इस पर्टिकुलर लॉन्जिट्यूड से आगे जाएंगे तो यहाँ पे ट्रॉपिकल रीजन लगेगा, इस पर्टिकुलर लॉन्जिट्यूड से जाएंगे तो इस तरह की बातें होगी. तो ये जो सारी बातें हैं वो जियोलॉजिकल सर्वे करने वाले जो लोग हैं, साइंटिस्ट हैं, उनके लिए ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है.
वो एब्सोल्यूट लोकेशन पे फोकस करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अपना श्रीवर्धन है, तो श्रीवर्धन कितने डिग्री नॉर्थ, कितने डिग्री ईस्ट लैटिट्यूड लॉन्जिट्यूड पे है, और वहाँ का फिर आगे की बातें, वहाँ का ट्रोपोग्राफी कैसा है, क्लाइमेट कैसा है, कोस्टल लैंड कैसा है, ये सारी बातें डिसाइड करती है श्रीवर्धन में किस तरह का पॉपुलेशन है, कितना पॉपुलेशन हो सकता है। रिलेटिव लोकेशन, ये सारी बातें हम डेली यूज करते हैं। से फॉर एग्जांपल अगर हमें किसी का एड्रेस बताना है या कॉलेज कहाँ है ये बोलना है, तो हम क्या बोलेंगे, नियर पेट्रोल पंप। तो हम यहाँ पे एक पर्टिकुलर लोकेशन का यूज करते हैं या पर्टिकुलर फीचर का यूज करते हैं और लोकेशन बताने की कोशिश करते हैं। मैरीटाइम, फोकल एंड पोर्टल, ये जो लोकेशंस है वो कहीं तो इंडस्ट्री जो होती है उससे रिलेटेड या मार्केटिंग या बिजनेस एक्टिविटी जो होती है उसके लिए इम्पोर्टेंट पार्ट हो जाता है। मैरीटाइम लोकेशन ये इस तरह का लोकेशन होता है कि जहाँ से ट्रांसपोर्टेशन बदल जाता है। ओके, सी रूट से हम कोस्टल रूट से या सी रूट से हम आ जाते हैं रोड ट्रांसपोर्टेशन पे। एंड फोकल लोकेशन ये इस तरह का लोकेशन होता है जहाँ पे सारी एक्टिविटीज़ हो सकती है, जैसे प्रोडक्शन है, डिस्ट्रीब्यूशन है, ये मार्केट प्लेस है, तो ये एक पर्टिकुलर लोकेशन है, सेंट्रल पार्ट होता है, सेंट्रल लोकेशन होता है। एंड पोर्टल, अगेन इट इज़ अ पोर्ट जहाँ पे फिर से ट्रांसपोर्टेशन एक्टिविटी बदल जाती है, लेकिन बिजनेस एक्टिविटी यहाँ से हमें दिखाई देती है। सो लोकेशन कवर्स एब्सोल्यूट, रिलेटिव, मैरीटाइम, फोकल एंड पोर्टल सब टाइप्स। अंडर टोपोग्राफी, अगर टोपोग्राफी सही होगी तो पॉपुलेशन अच्छा रहेगा, डेवलपमेंटल एक्टिविटीज अच्छी हो जाएगी। से फॉर एग्जांपल विथ सम ऑप्शंस वी कैन से टोपोग्राफी अफेक्ट्स द इकोनॉमिक ग्रोथ। जहाँ पे प्लेन एरिया है, प्लेन सरफेस है, लैंड है, तो वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन प्रॉपरली हो सकता है, वहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन अच्छी तरह से हो सकता है। लेकिन अगर आप टूवर्ड्स नॉर्थ जाएंगे तो नॉर्थ में कश्मीर एरिया है या हिमाचल प्रदेश है, वो पूरा हिली एरिया है जहाँ पे प्लेन्स नहीं दिखाई देते, लेकिन वहाँ भी इकोनॉमिक ग्रोथ दिखाई दे रहा है क्योंकि वहाँ पे एक्टिविटी जो हो रही है वो टूरिज्म के हिसाब से। तो टूरिज्म इज द मेन बेसिक बिजनेस ओवर देयर। क्लाइमेट, अगेन क्लाइमेट अफेक्ट्स द सेटलमेंट, इकोनॉमिक ग्रोथ एक्सेट्रा एक्सेट्रा, क्योंकि अगर एक्सट्रीम क्लाइमेट होगा या अनसुटेबल क्लाइमेट होगा तो वहाँ पे पॉपुलेशन सेटल नहीं होगा, पॉपुलेशन सेटल नहीं हुआ तो आगे के जो कुछ ग्रोथ्स है वो वहाँ पे दिखाई नाही देंगे। साइज अँड शेप ऑफ कंट्री, म्हणजे आपल्याला जर एखाद्या देशाचं क्षेत्रफळ बघायचं असेल तर जितकं जास्त क्षेत्रफळ तेवढं नैसर्गिक संपत्ती जास्त। नैसर्गिक संपत्ती जास्त म्हणजे मानवासाठी विकासाला गरजेच्या गोष्टी जास्त, असा एक ठोकताळा केला जातो। किनारपट्टी कशी आहे यावर पण लोकसंख्या वृद्धी किंवा विकास अवलंबून असतो। कोस्टल लाईन जर आपण बघितलं तर पश्चिम किनारपट्टी आहे भारताची, ती जरा जास्त इकॉनॉमिकली डेव्हलप आहे ॲज कम्पेअर टू पूर्व किनारपट्टी। पूर्व किनारपट्टीला जास्त सर्फ बिटन एरिया आहे, तिकडचा समुद्र किनारपट्टी ही मासेमारीसाठी जो आपला मेन व्यवसाय आहे पश्चिम किनारपट्टीवर तशा पद्धतीला सुटेबल नाही आहे। मिनरल्स अँड सॉइल, how much minerals are present in the soil and what is the fertility of soil, this also affects somewhere settlement and economic growth. आता लिव्हिंग म्हणजे जैविक जे काही घटक आहे पर्यावरणाचा, जे नैसर्गिक घटकांमध्ये येतं त्याच्यामध्ये फ्लोरा एंड फौना म्हणजे वनस्पति आणि प्राणी। अगर हम फ्लोरा का बात करेंगे तो माइक्रो फ्लोरा से लेके मैक्रो फ्लोरा तक
म्हणजे अतिसूक्ष्म वनस्पतीपासून आपल्या डोळ्यांना दिसणाऱ्या सर्व वनस्पतीपर्यंतचा सर्वांचा इथे आपल्याला आधार घ्यावा लागेल. वनस्पतींमध्ये वेगवेगळ्या वनस्पती येतात. काही वनस्पतींचा उपयोग आपण फर्निचर बनवण्यासाठी करतो, काही वनौषधी असतात किंवा औषधांमध्ये आपण उपयोग करतो. अशा विविध प्रकारच्या उपयोगांसाठी वनस्पती आपण वापरतो, म्हणजे नैसर्गिक साधनसंपत्ती वापरतो. Fauna also include other animals, right from microorganism to human being. Okay, and we utilize as a main creature on earth, we utilize all the other animals for our sustenance. आपण वेगवेगळ्या कारणांसाठी सर्व प्राण्यांचा, जे काही आपल्याला उपयुक्त प्राणी आहेत त्यांचा वापर करून घेतो, आणि हे पॉसिबल होतं कारण आपण त्यांच्यापेक्षा सर्वांपेक्षा हुशार आहोत. कमिंग टू द मैन मेड या आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट, जिसे हम कहेंगे, देयर आर सब टाइप्स. पॉप्युलेशन एनवायरनमेंट म्हणजे वी कॅन से लोकसंख्या हा एक पर्यावरणाचा असा घटक आहे जो मानव निर्मित है, जहाँ पे अगर कंट्रोल नहीं किया गया तो बर्थ कंट्रोल नहीं हुआ तो पॉपुलेशन बढ़ते जाएगा. अगर पॉपुलेशन बढ़ते गया तो रिसोर्स अवेलेबिलिटी कम हो जाएगी. रिसोर्स अवेलेबिलिटी कम होगी तो कहीं तो स्टार्वेशन होगा, माल न्यूट्रिशन होगा, एंड इट ॲडवर्सली अफेक्ट द सोसायटी. म्हणजे कुठेतरी विकास घडून येणार नाही आणि लोकसंख्या वृद्धी कुठेतरी सामाजिक असंबंधितता दाखवून द्यायला कारणीभूत ठरेल. सोशल एक्टिविटी अपनी बदल जाती है. अगर सोसाइटी स्टेबल नहीं होगी तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं होगा. इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं होगा तो पावर्टी बढ़ जाएगी. पावर्टी बढ़ जाएगी तो क्राइम रेट बढ़ जाएगा और उस तरह से सोशल एनवायरनमेंट खराब हो जाता है. कमिंग टू द पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, दिस इज ऑल्सो मैन मेड एनवायरनमेंट. अगर पॉलिटिकल एनवायरनमेंट स्टेबल रहा तो कहीं ना कहीं तो हमें इकोनॉमिक डेवलपमेंट अच्छी तरह से दिखाई देगी और जो अपना ह्यूमन इंडेक्स है वो अच्छी तरह से डेवलप हुआ दिखाई देगा. लेकिन पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी रहेगी तो फिर यहाँ पे सोशल पोल्यूशन ज़्यादा दिखाई देगा, सोशल एनवायरनमेंट डिस्टर्ब हुआ दिखाई देगा. पॉलिटिकल इश्यूज़ के वजह से फिर जो इकोनॉमिक ग्रोथ होना चाहिए वो नहीं होगा. इंट्रा नेशनल और इंटरनेशनल पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी रहेगी तो हम दूसरे कंट्री से या अपने ही देश के अलग अलग स्टेट से प्रॉपरली रिलेशन मेंटेन नहीं कर पाएंगे और उसके वजह से इकोनॉमिक डेवलपमेंट हमें दिखाई नहीं देगा. अब रहा बात इकोनॉमिक एनवायरनमेंट का, तो जहाँ पे रिसोर्स अवेलेबिलिटी है, डेवलपमेंटल एक्टिविटी हो सकती है, वहाँ पे आपको इकोनॉमिक डेवलपमेंट अच्छी तरह से दिखाई देगी. एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये कहीं तो इंटर रिलेटेड है. इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ तो धीरे धीरे टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट होगा. लेकिन अगर आपने ये देखा तो ये सारे जो मैन मेड एनवायरनमेंट्स है वो एक दूसरे से कनेक्टेड है. पॉपुलेशन स्टेबल रहा तो सोशल एक्टिविटी अच्छी होगी. पॉलिटिकल एनवायरनमेंट स्टेबल रहा तो इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड टेक्नोलॉजिकल एक्टिविटी अच्छी तरह से डेवलप होगी एंड कहीं तो डेवलपमेंटल एक्टिविटीज अपने देश में दिखाई देती है. सो इट्स ऑल अबाउट अंडर एनवायरनमेंट वी हैव टू स्टडी. हमने यहाँ पे जो कुछ पढ़ा वो हम समराइज करते हैं. हमने क्या क्या देखा? हमने देखा मीनिंग ऑफ एनवायरनमेंट, जिसमें हमने फोकस क्या किया है, तो इट इज अ सेट ऑफ फिजिकल, केमिकल अँड बायोलॉजिकल कंपोनंट. आपण काय म्हणताय तर पर्यावरण हे भौतिक, रासायनिक आणि जैविक घटक दाखवतं ज्यांचा प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षरित्या लिव्हिंग ऑर्गॅनिझमवर परिणाम दिसून येतो. There are two types of environment, natural and artificial. Naturally occurring and artificially made. तो ये जो दो टाइप है वो हमने देखे. फिर हमने फीचर्स देखा. फीचर्स में हमने क्या देखा? एनवायरनमेंट चेंजेस विद टाइम एंड स्पेस. एनवायरनमेंट क्या करता है? एनवायरनमेंट इकोनॉमिक डेवलपमेंट में
बहुत बड़ा रोल प्ले करता है और पर्सन टू पर्सन एनवायरमेंटल इम्पोर्टेंस चेंज हो जाता है, ये हमने यहाँ पे देखा. देन वी डिस्कस अबाउट अल्टरनेशन, say what are the reasons behind destruction of environment. तो उसमें हमने क्या देखा कि अल्टरनेशन हो रहा है, एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है एनवायरनमेंट का, और उसके वजह से एनवायरमेंटल डिस्ट्रक्शन दिखाई देता है. पॉपुलेशन एक्सप्लोशन हो रहा है तो कहीं तो एनवायरमेंटल रिसोर्स पे लोड आ रहा है और उसके वजह से एनवायरमेंटल डिस्ट्रक्शन हो रहा है. ह्यूमन नॉलेज और टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट कहीं तो एनवायरमेंटल डिस्ट्रक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल फैक्टर बन रहे हैं. इंपॉर्टेंस ऑफ एनवायरमेंटल स्टडीज में हमने क्या देखा, हमें क्या क्या देखना है. तो मैन एनवायरमेंट रिलेशन हमें अच्छी तरह से पढ़ना है, हमें एनवायरमेंटल डिस्ट्रक्शन को रिड्यूस करना है, हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना है, हमें रॉन्ग बिलीफ्स जो रिलीजियस बिलीफ्स है उसे निकालना है और एनवायरनमेंट को सुधारना है. हमें जो ट्रेडिशनल कल्चरल प्रैक्टिस है उसमें अपने हिसाब से थोड़े बहुत बदलाव लाने हैं जिसके वजह से हमें एनवायरनमेंट को सपोर्ट करने मिलेगा, उसको बरकरार रखने में मदद मिलेगी और उस पे होने वाला इम्पैक्ट जो है वो हमें बदल देना है. देन वी हैव डिस्कस अबाउट कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट. हमने देखे दो कंपोनेंट्स मेन, नेचुरल एंड मैन मेड. नेचुरल में हमने फिर से दो देखे, बायोटिक एंड अबायोटिक. बायोटिक में हमने डिस्कस किया फ्लोरा एंड फौना का, वेराज अबायोटिक में हमने क्या क्या देखा, लोकेशन, फिर लोकेशन में एब्सोल्यूट, रिलेटिव, मैरीटाइम एक्सेट्रा एक्सेट्रा ये पार्ट देखा. देन टोपोग्राफी हमने देखी, अगर टोपोग्राफी जो सुटेबल है सेटलमेंट के लिए और डेवलपमेंट के लिए तो वहाँ पे सेटलमेंट अच्छी हो जाती है. क्लाइमेट सुटेबल होगा तो साइज किस तरह से अफेक्ट करता है सेटलमेंट एंड इकोनॉमिक ग्रोथ को, वो हमने देखा. कोस्टल लाइन किस तरह की होती है जहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटी हमें दिखाई देगी, एंड व्हाट इज द रोल ऑफ मिनरल्स एंड सॉइल्स, दैट आल्सो वी हैव स्टडीड. अंडर मैन मेड पॉपुलेशन, अंडर man-made environment, population environment, social environment, political environment, economic and technological environment के बारे में हमने डिस्कस किया. तो ये सारी बातें थी environment के फर्स्ट पार्ट में. आफ्टर दिस वी विल डिस्कस अबाउट the second part of environment and ecosystem, that is ecosystem. Under that we have to first focus on ecology and then we have to discuss about ecosystem. This is all about environment.